हेलो दोस्तों, ओम एजुकेशन ऑनलाइन हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपका अवगत है, ओम एजुकेशन ऑनलाइन हब पर रोज़ाना ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट की जा रही है। आप रोज़ाना ही क्लासें ओम एजुकेशन ऑनलाइन हब जम्मू रामगढ़ से प्राप्त कर सकते हो। यूट्यूब पे हमारा चैनल चल रहा है। आज आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। आज आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताया जा रहा है और भारतीय इतिहास में भी सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सभ्यता भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इस सभ्यता के बारे में अवगत करवाया जाएगा। जानने से पहले आपको एक बात बता दूं, भारतीय प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है कि साहब वो 3 भाग कौन कौन से हैं। वो 3 भागों के बारे में यदि चर्चा करें, सिंधु घाटी सभ्यता जानने से पहले इन तीनों कालों के बारे में जानना जरूरी है। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है कि साहब कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद में आता है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद में ऐतिहासिक काल। कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में? सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में? सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। कि साहब आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा जा सकता है? ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल में क्यों नहीं रखा जा सकता? तो मैं तीनों की एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह काल जिस समय मनुष्य को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। इतिहास का वह काल जिस समय मनुष्य को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद में दूसरे नंबर का आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिस समय मनुष्य को पढ़ने का ज्ञान तो आ गया लेकिन लिखने का ज्ञान नहीं था। जिस समय मनुष्य को लिखने का ज्ञान तो था लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उस समय को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। उसके बाद में ऐतिहासिक काल जो आज तक चल रहे हैं, वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिस समय मनुष्य को लिखना और पढ़ना दोनों का ज्ञान हो गया। जिस समय मनुष्य को लिखने और पढ़ने दोनों का ज्ञान हो गया, इस काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस समय के मनुष्य को आधुनिक मनुष्य, इस समय के मनुष्य को जो आधुनिक मनुष्य हैं, इस समय को मनुष्य को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सर्वाधिक जो प्राचीन सभ्यता है, इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस समय सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। कि साहब आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, उस समय यहाँ के लोगों को पढ़ने का ज्ञान था लेकिन लिखने का ज्ञान नहीं था। ठीक है, यह लिखना आ गया था, पढ़ने का ज्ञान नहीं था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। कौन से काल में रखा जा सकता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। सबसे पहले प्रश्न यही बनता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से काल में रखा जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। प्रश्न आया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। यह आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता नहीं है तो ऑप्शन में आता है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो ऑप्शन में होगा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। कि साहब कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जिस समय हुआ, इस समय यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, कोई भी सभ्यता है, चाहे भारत की सभ्यता हो चाहे विश्व की सभ्यता हो, किसी ना किसी सभ्यता का विकास जो है जब हम स्टार्ट करते हैं तो सभी सभ्यताओं का विकास कोई ना कोई नदी के किनारे हुआ। ठीक है, चाहे मैं कहूँ मेसोपोटामिया सभ्यता, यदि चर्चा करें कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, विश्व या संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, वो कौन सभ्यता थी? मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन सभ्यता थी? मेसोपोटामिया सभ्यता। मैं फिर से आपसे दोस्तों फिर से कहना चाहता हूँ, दोनों प्रश्न अलग अलग है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी?
सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। आपसे एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए ये प्रश्न पूछ के दूसरा प्रश्न पूछेगा, विश्व या संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन सभ्यता है? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता। किसान मेसोपोटामिया जो सभ्यता है कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। और इस सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के किनारे हुआ। इस सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ? दजला और फरात नदी के किनारे हुआ। ठीक है। उसी प्रकार यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु घाटी नदी के किनारे हुआ। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी घाटी के किनारे हुआ, इसी कारण सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब किस प्रकार से हुआ, कैसे लोगों को पता चला? ठीक है। किस प्रकार के लोग थे यहाँ पर, किस प्रकार से लिखते थे, क्या करते थे, कौन सा शिकार करते थे, खाने का साधन क्या था, यहाँ की जो संस्कृति थी, खान पान कैसा था, रहने का तरीका कैसे था। ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ लिपि पर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की लिपि थी, यहाँ के लोग किस प्रकार से लिखते थे, लिखने का कैसा तरीका था, उन्हें पढ़ना आता था या नहीं आता था, किस प्रकार से क्या सिस्टम था। तो सिंधु घाटी से जो सभ्यता की लिपि है, कि साहब लिपि क्या है? लिखने का जो तरीका है उसे क्या कहा जाता है? लिपि। कि साहब लिपि क्या है? लिखने का जो तरीका है उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया हर एग्जाम में। अभी राजस्थान पुलिस का जो अभी आपका प्रश्न 14 तारीख को जो फर्स्ट पेपर था सुबह 9 बजे वाला, उसमें भी प्रश्न पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ऑप्शन में यही था कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि। कि साहब भाव चित्रात्मक लिपि क्यों कहा गया? अभी मैंने आप सबसे अवगत करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में, इतिहास के कौन से काल में रखा जा सकता है? आदि ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। अर्थात यहाँ के लोगों को लिखने का तो ज्ञान था, यहाँ के लोगों को लिखने का ज्ञान था, लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को जो लिपि या जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। कि साहब भाव चित्रात्मक लिपि क्यों थी? क्योंकि लिपि लिख ली गई, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उन्हें लिपि को पढ़ना नहीं आया। जब इतिहासकारों ने लिपि की खोज की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तो भाव के माध्यम से। किसके माध्यम से? भाव के माध्यम से। जैसे मैं कहूँ कोई, जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो आद्य शिव प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो कौन सा शिव प्राप्त हुआ? आद्य शिव। तो वहाँ पे कोई लिखा हुआ सामग्री प्राप्त नहीं थी कि आद्य शिव कहा गया। ठीक है। वहाँ पे वो आसन मुद्रा में, यानी शिव की आसन मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके दाईं साइड एक हाथी और बाघ था, और बाईं साइड और गेंडा और भैंसे का निशान था। इस प्रकार से भाव के माध्यम से इस लिपि को पढ़ा जा सका। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। ठीक है साहब, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। अब यदि ऑप्शन में भाव चित्रात्मक लिपि नहीं हो, यदि ऑप्शन में भाव चित्रात्मक लिपि नहीं हो और आपको कि सर हमें तो भाव चित्रात्मक लिपि ऑप्शन में नहीं मिली, तो फिर कौन सी लिपि कहा जाएगा? उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्ट ऑफ एदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्ट ऑफ एदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सामने देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्ट ऑफ एदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्ट ऑफ एदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्ट ऑफ एदन लिपि के नाम से क्यों जाना जाता है? इसका भी कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बाईं से दाईं ओर और दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्ट ऑफ एदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से लिखी जाती थी। ये लो जी, इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो चिन्ह प्राप्त हुई, इस प्रकार के चिन्ह प्राप्त हुए, इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी। कि साहब ये कौन सा प्रकार है? ठीक है, इसी को बेस्ट ऑफ एदन कहा गया। इसी को क्या कहा गया? बेस्ट ऑफ एदन कहा गया। क्यों कहा गया बेस्ट ऑफ एदन? देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? दाईं ओर से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? दाईं ओर से स्टार्ट हो रही है। दाईं ओर से स्टार्ट करते हैं, फिर इस प्रकार से आ जाओ, यहाँ से आते हैं तो ये फिर देखो बायां आ गया, फिर यहाँ पे गए,
बायां, फिर यहाँ से स्टार्ट किया दायां, इस प्रकार से बाएं से दाईं ओर लिखी जा रही है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्टोफेदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि। यदि आपको ऑप्शन में भाव चित्रात्मक नहीं मिले तो आपको मिलेगा बेस्टोफेदन। कौन सा मिलेगा, बेस्टोफेदन। कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्टोफेदन लिपि क्यों कहा गया, क्योंकि ये लिपि दाएं से बाईं और बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद में यदि आपको ऑप्शन में भाव चित्रात्मक प्राप्त नहीं होता है, बेस्टोफेदन भी प्राप्त नहीं होता है, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। तीसरा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, गोमूत्राक्षर लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। यदि ऑप्शन में क्या नहीं मिले, भाव चित्रात्मक नहीं मिले, बेस्टोफेदन नहीं मिले, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। उसके बाद में कि साहब गोमूत्राक्षर भी नहीं मिला तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पिलाकार कैसी लिपि कहा जाता था, सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता था। मैंने भी यहाँ पे लिपि बनाई तो किस प्रकार की आकृति बनी हुई है, सांप की आकृति। किस प्रकार की आकृति बनी हुई है, सांप की आकृति। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। सबसे पहले प्रश्न में यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि की, भाव चित्रात्मक। कि साहब भाव चित्रात्मक लिपि क्यों थी, क्योंकि भाव के माध्यम से, किसके माध्यम से, भाव के माध्यम से हमें इस लिपि का पता चलता है। आज तक इस लिपि को किसी भी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं गया। ठीक है, दो इतिहासकार थे जिन्होंने लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। एक का नाम है वेडन महोदय, एक का क्या नाम है, वेडन महोदय, लेकिन ये पढ़ने में असफल हो गए। उसके बाद में एक भारतीय इतिहासकार थे जिनका नाम है नटवरलाल झा। उसके बाद में एक भारतीय इतिहासकार थे जिनका नाम था नटवरलाल झा। ठीक है, इन दोनों इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों इतिहासकार असफल हो गए। प्रश्न पूछा गया है, रेलवे में भी प्रश्न पूछा गया है और RS जो भी प्री का जो एग्जाम था उसमें भी प्रश्न पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया गया, वेडन महोदय ने। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया, वेडन महोदय ने। यदि प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाला प्रथम भारतीय या पढ़ने का प्रयास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, नटवरलाल झा। कौन था, नटवरलाल झा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता। यदि आदि ऐतिहासिक काल नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता को कौन सी श्रेणी क्रम में रखा जा सकता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। कि साहब कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग धातु के रूप में कांसा या तांबे का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग धातु के रूप में कांसा और या तांबे का प्रयोग करते थे, इसी कारण सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, दूसरी बात सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार लिपि, गोमूत्राक्षर लिपि या बेस्टोफेदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। बेस्टोफेदन लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिपि दाएं से बाईं और बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कि ठीक है साहब, लिपि थी, बेस्टोफेदन लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब प्रश्न ये आता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का पता कहाँ से चलता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो लिपि थी इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य हड़प्पा नगर से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा नगर से प्राप्त हुए। कि हड़प्पा से कौन सी जगह से प्राप्त हुए, हड़प्पा में एक कब्रिस्तान है जिसे एच कब्रिस्तान कहा जाता है। जिसे कौन सा कब्रिस्तान कहा जाता है, एच कब्रिस्तान कहा जाता है। यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि। साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से। साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से प्राप्त हुए। हड़प्पा के कौन से स्थान पे, एच कब्रिस्तान से। कहाँ से प्राप्त हुए, एच कब्रिस्तान से। यदि आपके ऑप्शन में हड़प्पा नहीं हो, यदि आपके ऑप्शन में क्या नहीं हो, हड़प्पा नहीं हो, तो ऑप्शन में क्या होगा, एच कब्रिस्तान। किस आप प्रश्न कैसा बनेगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। हड़प्पा की सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, एच कब्रिस्तान से। कहाँ से प्राप्त हुए, एच कब्रिस्तान से। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, आज यदि प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण है सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1600 स्थल खोजे जा चुके हैं।
कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, वर्तमानगत कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, 1600। सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई या जिस स्थान की खोज हुई वो कौन सा था, हड़प्पा। कौन सा था, हड़प्पा। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि सर्पिलाकार लिपि थी। उसके बाद में आगे चलते हैं कि साहब हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता थी, ठीक है, वो कौन कौन से देशों में या कौन कौन से प्रांतों में फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से भारत, ठीक है, आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूं मैं, भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में फैली हुई थी। उस समय भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों एक ही क्षेत्र थे। तीनों का एक ही क्षेत्र था। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों एक ही क्षेत्र था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वर्तमान के कौन कौन से प्रांत या नगरों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता थी, चलो मान लिया साहब सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसका विकास हुआ सिंधु नदी के किनारे। इसका विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ, सिंधु नदी के किनारे हुआ। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला, कैसे पता चला कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे, यहाँ पे जो लोग रहते थे वो किस प्रकार के लोग थे, इन्हें कौन से लोग कहा गया, ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहा गया, होमो नेपिड्स कहा गया, होमो सैपियंस कहा गया, किस प्रकार के लोग कहा गया, ठीक है, या किस प्रकार की यहाँ की संस्कृति कैसी थी, यहाँ की सभ्यता कैसी थी, क्या करते थे, किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का श्रेय चार्ल्स मेसन को दिया जाता है। कौन से व्यक्ति को दिया जाता है, चार्ल्स मेसन को दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले पता जिस व्यक्ति ने किया, चार्ल्स मेसन ने किया। कि साहब हमने तो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, आप कहो कि सर हमने तो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे, दो प्रकार के प्रश्न। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले नजर, सबसे पहले दर्शिया दृष्टिपात किसने किया, तब आपका उत्तर होगा चार्ल्स मेसन ने। किसने किया, चार्ल्स मेसन ने। कि साहब कब किया, 1826 में। कब किया, 1826 में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी इसको पहले सबसे पहले किसने देखा, चार्ल्स मेसन ने देखा। किसने देखा, चार्ल्स मेसन ने। किसने देखा भाई, चार्ल्स मेसन ने। कब पता लगाया, 1826 में। कब पता लगाया, 1826 में। 1826 में पता लगने के बाद में 1842 में इसने लेखन कार्य भी किया, इस सभ्यता के बारे में बताया, लोगों को समाचार पत्रों में अवगत भी कराया, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले दृष्टिपात करने वाला इतिहासकार कौन था, चार्ल्स मेसन। कौन था, चार्ल्स मेसन। कब दृष्टिपात किया, 1826 में। इसके बाद में बर्नेट्स भी आया, अलेक्जेंडर कनिंघम भी आए, मार्शल साहब भी आए। ठीक है, और मार्शल के बाद में लास्ट में 1856 के आसपास मार्शल जी आए, और मार्शल जी को, सर जॉन मार्शल के आने के बाद में सर जॉन मार्शल ने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। सर जॉन मार्शल ने कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया, 2 व्यक्तियों को, और वो 2 व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। वो 2 व्यक्ति कौन से थे, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी विधि से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है, यहाँ पे कौन से लोग रहते थे। ठीक है, इसके बारे में आने वाली क्लास में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। रोजाना होम एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे यूं ही मेरे साथ बनी रही हैं। आपको भारतीय इतिहास के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।